हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि है मनी एंड क्रेडिट। इस वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। उस वाले टॉपिक में हमने देखिए क्या क्या कवर किया था। उस वाले टॉपिक में हमने कवर किया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो कैसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, हम किस तरीके से मनी से गुड्स को बाय कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि एंशिएंट टाइम में किस टाइप से चीजों को बाय किया जाता था, जो गुड्स थे उनको किस तरीके से हम बाय करते थे। उस टाइम पे एक बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था। तो बार्टर सिस्टम क्या था वो भी हमने पढ़ा था, उसके ड्रॉबैक्स एंड उसकी लिमिटेशन को भी हमने कवर कर लिया था। और मैंने ये भी बताया था कि आज इस वाली वीडियो में हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को करने वाले हैं। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होती है, जैसे कि हम लोग आज के टाइम में सभी देखते हैं, अगर हमें किसी भी चीज को बाय करना होता है तो क्या हम अपने घर से किसी भी गुड्स को लेकर जाते हैं कि बदले भाई आप ये रख लो और इसके बदले में हमें जो चाहिए वो दे दो। हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम कुछ करेंसी, कुछ नोट, कॉइन्स को लेकर जाते हैं और बदले में हमें जो भी चीजें चाहिए हम उसको, उस गुड्स को बाय कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। तो हमें इसकी नीड को करना है कि इसकी जो नीड थी, जो ऐसी क्या कंडीशन हुई जिसकी वजह से हमें मनी को फॉर्म करना पड़ा। तो इसी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है। हम अपनी एवरीडे लाइफ में जिस चीज को यूज करते हैं उसी को मनी बोलते हैं। और मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही एसेंशियल चीज होती है, जिसकी वजह से अगर हम इमेजिन भी करें ना, कि अगर हम इमेजिन करें कि हम अगर विदाउट मनी सरवाइव कर पाएंगे, तो उसका सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा कि नो, हम विदाउट मनी सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमें एक छोटी से छोटी चीज के लिए, अपनी एक छोटी से छोटी नीड को फुलफिल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मनी की नीड होती है। हमें छोटी से छोटी चीज को बाय करने के लिए हमें बदले में कुछ देना पड़ेगा। या तो हम इसमें दो पॉइंट यूज कर सकते हैं कि जो हमारा पहले बार्टर सिस्टम था हमको वो यूज करना है कि हम, अगर मुझे पेन बाय करना है तो मुझे कुछ ऐसी चीज उस पर्सन को देनी पड़ेगी जिससे मुझे पेन बाय करना है, जो उसको नीड हो, जिसकी उस पर्सन को जरूरत हो, मुझे उसे ऐसा कुछ देना पड़ेगा। अब मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो मैं उसे दूं, तो ये एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसके बदले में मुझे भी वो चीज नहीं मिल पाएगी जो मुझे बाय करनी है। मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो पर्सन वो चाहता हो जो मुझे सेल करना है। तो इसी कंडीशन को देखते हुए मनी को बनाया गया। तो जिसमें एंशिएंट टाइम में ग्रेन्स, कैटल्स का यूज किया जाता था। मिडिवल पीरियड में गोल्ड कॉइन्स हो गए, सिल्वर कॉइन्स हो गए, कॉपर हो गए, इनका यूज किया जाता था। नाउडेज जो ये मॉडर्न फॉर्म चल रहा है, मॉडर्न टाइम पीरियड चल रहा है, इस मॉडर्न टाइम पीरियड में कुछ अलग टाइप की जो मनी है उनका यूज किया जाता है, डिफरेंट है। जैसे पेपर नोट हो गए। आप सभी लोग जानते होंगे कि आज के टाइम में किसका यूज किया जा रहा है। आज के टाइम में सबको पता है बैंक से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, करेंसी से, करेंसी में पेपर नोट आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं। बैंक हमारा बैंक हमारा एक बहुत ही एसेंशियल फीचर बन चुका है, जिसकी वजह से हम ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन को किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। देखिए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, तो इसमें मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हम करेंसी आती है, हमारा डिपॉजिट विद बैंक आ जाता है, करेंसी में नोट आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, जिनके थ्रू हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डिपॉजिट विद बैंक में बैंक आ जाएगा, जिसमें हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, या हम इनडायरेक्टली उसमें विदाउट विड्रॉ किए हम ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं, बैंक टू बैंक कर सकते हैं। आज के टाइम में तो नई नई और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे कैश तो करेंसी में ही आ गया है, ठीक है। मोबाइल में बहुत सारी ऐसी ऐप आ गई हैं जो हम विदाउट बैंक के, बिना बैंक के हम ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। हम घर बैठे ही पूरे वर्ल्ड में किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी हम पैसे को ले सकते हैं। तो ये है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, कि हम कैसे ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं एक से दूसरी जगह। अगर हमें कोई भी बाय करना है तो हम ऑनलाइन उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा सेंड कर सकते हैं उसको, या उससे हम ले सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया है? ड्यू टू मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ये सारी किस में आ जाती है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में ये सारी चीजें काउंट हो जाती हैं। तो चलिए हम आज के
टॉपिक्स में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में काउंट होती है और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। देखिए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, फर्स्ट है हमारा कैश। क्या है? कैश। कैश क्या होता है? जो आप कॉइन्स देखते हो, जो आप पेपर नोट देखते हो, ये जो फिजिकली हमारे हैंड में होता है, जो फिजिकली हम देते हैं, मतलब कैश के ये लो पैसे और उसके बदले में हम उससे जो भी गुड्स चाहिए हम वो खरीद लेते हैं, तो ये क्या है? ये कैश होता है। पैसों के बदले में, मनी के बदले में हमें कोई भी चीज लेना, मनी उसको दो और सिंपल से जो प्रोडक्ट है आप ले लो। जैसे मार्केट गए हो आप कपड़े खरीदने, वेजीज खरीदने, तो आप क्या करते हो? उसको पैसे देते हो और बदले में जो भी वेजीज आपको बाय करनी है आप वो ले लेते हो, तो ये क्या है? ये कैश है। कैश के बदले में आप जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप वो ले सकते हो। जैसे कि फिजिकल करेंसी जो कि फिजिकली आपके हैंड में होती है वो फिजिकल करेंसी होती है, सच एज बैंक नोट हो गए, जो बैंक से नोट मिलते हैं आपको, वो कॉइन्स हो गए, रिमेन्स अ वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ मनी, जिसको हम फॉर्म ऑफ मनी में यूज कर सकते हैं। स्मॉल ट्रांजैक्शन इससे की जाती है एंड इन रीजन वेयर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज लेस डेवलप्ड। जो कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहां पर डिजिटल पेमेंट का यूज नहीं, डिजिटल पेमेंट क्या होती है? जो आप ऐप के थ्रू करते हो, मोबाइल फोन के थ्रू करते हो, वो डिजिटल पेमेंट हो गए। डिजिटल पेमेंट जहां पर नहीं होती हम उनको क्या बोल देते हैं? हम उनको लेस डेवलप्ड एरिया बोल देते हैं, लेस डेवलप्ड रीजन बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर लेस डेवलप हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उस जगह पर अभी डिजिटल पेमेंट नहीं आई है। ठीक है, जैसे क्यूआर कोड हो गया जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं, तो जिस जगह पर ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती, डिजिटल चीजें देखने को नहीं मिलती, हम उसको क्या कह सकते हैं? उस रीजन को लेस डेवलप बोल सकते हैं। वहां पर क्या यूज किया जाता है? वहां पर ज्यादातर फिजिकल करेंसी का यूज किया जाता है, कैश का यूज किया जाता है। तो ये होता है कैश। जो वैसे तो मोस्ट ऑफ द जो बिग सिटीज है उनमें हर जगह डिजिटल पेमेंट का यूज किया जा रहा है, बट कुछ स्मॉल विलेजेस हो गए, कुछ स्मॉल रीजन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पर भी कैश का यूज किया जाता है, तो वो क्या है? हमारी लेस डेवलप्ड एरिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर डिजिटल पेमेंट का यूज नहीं किया जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको कैश भी क्लियर हो गया। सेकंड देखो बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट क्या होता है? मनी हेल्ड इन बैंक अकाउंट्स, जो मनी बैंक अकाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं बैंक डिपॉजिट, इंक्लूडिंग चेकिंग अकाउंटिंग, सेविंग अकाउंट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। जो बैंक में रखा रहता है उसको हम सेविंग अकाउंट भी बोल देते हैं, उसमें जमा करके रखते हैं, जब हमें नीड होती है तब बैंक से उस पैसे को निकाल लेते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट हो गया, इज अ कॉमन मनी, ये एक कॉमन मनी। ठीक है, बैंक डिपॉजिट आर ऑफर एक्यूज थ्रू डेबिट कार्ड। ठीक है, चेक्स, ये चेक से नहीं चेक होगा। ठीक है, चेक्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, लैपी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू एक से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं? अमाउंट को भेज सकते हैं जो हमने बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं, तो इसी को बैंक डिपॉजिट बोला जाता है। जैसे आपने अपने सब घरों में, सबने ही अपने घरों में देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं और जब उनको नीड होती है तब वो उस पैसे को वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। और साथ ही साथ कई बार वो डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, मतलब विदाउट बैंक जाए, बिना बैंक गए वो उस पैसे को क्या करते हैं? डिजिटली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आपका क्रेडिट कार्ड। देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड्स अलाउ यूजर टू बोरो मनी फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप टू अ सर्टेन क्रेडिट लिमिट टू मेक परचेज। यूजर्स repay the borrowed amount along with any interest or fees at a later date। देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक वो कार्ड होता है जो बैंक सबको बनाकर देती है, सबको तो नहीं, जो लोग बनवाते हैं उनको बनाकर देती है, जिनकी अच्छी खासी ट्रांजैक्शन बैंक में दिखती है, जिनकी मंथली सैलरी आती है, एक फिक्स्ड अमाउंट जिनका बैंक में हर मंथ जाता है ना, बैंक उनको एक क्रेडिट कार्ड बनाकर देती है। और वो क्रेडिट कार्ड बनाकर देने के लिए क्या होता है? जैसे आपको कोई चीज बाय करनी है, आपको कोई भी चीज खरीदनी है या कोई भी गुड्स खरीदना है, टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई, टीवी खरीदना है, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, या अदर कोई भी चीज आपको खरीदनी है, तो आप क्या कर सकते हो? और आपके पास में उस टाइम में मान लो पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हो? उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ना आप उस चीज को बाय कर लेते हो। मान लो आपने एक 50,000 का एसी बाय कर लिया, और हर क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है ना वो अलग अलग होती है। किसी की 1 लाख होती है, किसी की 50,000 होती है, किसी की 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, सबकी अलग अलग क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। मान लो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ 50,000 रुपीज है,
आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है? ओनली ऑन 50,000 रुपीज। तो आपको क्या करना है, आप 50,000 का कोई भी गुड्स बाय कर सकते हो। और इसकी जो लिमिट होती है ना, अब आपने क्या करा, आपने एसी बाय कर लिया। अब आपने जो एसी बाय किया है उस एसी को आपको पैसा नहीं देना है, उस एसी का आपको पैसा नहीं देना है, वो क्रेडिट कार्ड जाएगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के बदले में आपने क्या खरीद लिया है, आपने एसी खरीद लिया। आपके पास अभी पैसा नहीं था, एक तरह से आपने क्या करा, बैंक से लोन लिया, आपको एसी मिल गया। अब आपको वो जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जो अमाउंट आपने पे करी थी वो अभी तो बैंक ने पे कर दी है, अभी बैंक ने पे कर दिया। अब आपको उस अपने बैंक अकाउंट में उस पैसे को 40 डेज के अंदर फिल करवाना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड में पैसे डलवाने पड़ते हैं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं है तो आप इमरजेंसी के टाइम में चीजों को बाय कर सकते हो, चीजों को खरीद सकते हो, बट आपको उसको वापस जो रिटर्न करना है वो आपको रिटर्न 40 डेज के अंदर करना पड़ेगा। अगर आपने 40 डेज के अंदर रिटर्न नहीं किया तो उसके ऊपर आपका फाइन लग जाएगा। आई होप आपको समझ आ, मैं भी समझाती हूँ। मान लो ये एक क्रेडिट कार्ड है, क्या है, ये एक क्रेडिट कार्ड है। अब इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो कितनी है, इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है आपकी 50,000। क्या लिमिट है, 50,000। मतलब आप 50,000 का सामान खरीद सकते हो। अब आपको पैसे देखो, अगर आपके पास में पैसे हैं, मनी है, तो आप डायरेक्ट जाकर पैसे दो और चीज को बाय कर लो। बट अभी नहीं है और आपको चीज की नीड है, तो आप क्या करोगे, आपने इससे एक एसी बाय कर लिया। क्या बाय कर लिया, एक एसी बाय कर लिया। अब आपको इस एसी के जो पैसे है ना वो बैंक ने दे दिए। आपने क्या करा, बैंक से, और एसी कितने का था, एसी भी आपका 50,000 का था। ठीक है, 50,000 का आपका एसी था। ये जो 50,000 रुपीज है ये किसने पे कर दिया, ये बैंक ने पे कर दिए। किसने पे कर दिए, बैंक ने। ठीक है, बैंक ने क्या कर दिए, पे कर दिए। बैंक ने 50,000 पे कर दिए। अब बैंक को आपको कितने दिन में रिटर्न करना है, अब ऐसा तो नहीं बैंक ने पे कर दिया आपको कभी पे ही नहीं करने पड़ेंगे। तो इसकी जो लिमिट होती है, लिमिट होती है इसकी 40 डेज की। अगर आपने ये एसी खरीदा है 50,000 में तो आपको ये 50,000 40 डेज के अंदर में रिटर्न करने हैं। अगर आपने 40 डेज में इस मनी को रिटर्न नहीं किया तो इस पे क्या लगने लग जाएगा, फाइन। फाइन लगने लग जाएगा आपकी इस अमाउंट में। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड होता है ये आपके इमरजेंसी में हेल्प करता है। मान लो आपको कुछ खरीदना है, उस टाइम पे इमरजेंसी में आपके पास में पैसे नहीं है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू उस सामान को खरीद सकते हो और धीरे धीरे 40 डेज के अंदर उस जो ये अमाउंट है इसको रिटर्न कर दो। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं। ये उसी पर्सन का बनता है जिसकी एक फिक्स सैलरी होती है, जिसके हर मंथ कुछ सैलरी बैंक अकाउंट में आती रहती है। ऐसा नहीं है सबका ही बन जाएगा। जब उनको पता है आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं आ रहा तो वो आपका क्रेडिट कार्ड क्यों बनाएंगे। क्रेडिट कार्ड उसी का बनेगा जिसकी एक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी उसके बैंक अकाउंट में आती रहती है। ओके, देखिए, तो आई होप आपको क्रेडिट कार्ड भी समझ आ गया होगा। ये वो कार्ड होता है जिसमें आप बैंक से पैसे को बोरो कर लेते हो और एक 40 डेज के अंदर या एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसको आप रिटर्न कर देते हो। डेबिट कार्ड, देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड आर लिंक टू अ यूजर्स बैंक अकाउंट एंड अलाउ फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। हाँ, ट्रांजेक्शन डिडक्टिंग टू परचेज अमाउंट डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंट बैलेंस। अनलाइक क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड डू नॉट इन्वॉल्व बोरोइंग मनी। तो डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो एटीएम कार्ड। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो सिंपल वर्ड में एटीएम कार्ड तो सबको पता ही होगा ना कि एटीएम कार्ड क्या होता है। तो एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोला जाता है। एटीएम कार्ड जो होता है या डेबिट कार्ड बोलूं मैं, ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है और जब भी हमें पैसे की नीड होती है तो हम जाते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के थ्रू या एक मशीन के थ्रू, उसमें अपने कार्ड को डालते हैं और जो अमाउंट हमें चाहिए वो पैसा हम निकाल लेते हैं बिना बैंक गए। ठीक है, ये हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जो यूजर है उससे लिंक होता है। और ये डेबिट कार्ड की तरह सॉरी, ये क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं होता कि इसमें आप पैसा थोड़ा सा भी लोन पे ले सकते हो, क्रेडिट पे ले सकते हो और उसको बाद में पे करते रहो, कुछ टाइम पीरियड तक पे करते रहो, ऐसा नहीं होता। इसमें डेबिट कार्ड से सिर्फ उतना ही अमाउंट आएगा जितना कि आपके बैंक अकाउंट में होगा। तो एक फॉर्म ऑफ मनी में ये भी यूज किया जाता है। कई बार हम डायरेक्ट, देखा होगा आपने मूव वगैरह में, ऐसे स्क्रैच करते हैं और उसमें पैसा आपका कट हो जाता है, या हम डायरेक्ट डेबिट कार्ड से ही अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका
क्या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट है हमारा मोबाइल पेमेंट ऐप। ये तो बच्चे ही बच्चे जानते हैं आज के टाइम में, ऐसा कौन हो जो इस चीज को नहीं जानता। इस चीज के बारे में तो सब जानते हैं, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल से पेमेंट करने लगे हैं। तो मोबाइल पेमेंट देखिए क्या होती है, विद दी proliferation of a smartphone, mobile smartphones payment apps have been increasingly popular. These apps allow users to transfer money, make purchase and pay bills using their mobile device. Example ये PayPal, Venmo वगैरह दिए हुए हैं ये सारी चीजें। देखिए मोबाइल क्या था, मोबाइल में आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप आ रही है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेपल हो गया, कैश ऐप हो गई, ये वो ऐप है आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करो और उसके बाद आप इससे ही किसी को भी क्या कर सकते हो, किसी भी पर्सन को अमाउंट पे कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये मोबाइल पेमेंट ऐप हो गई कि आप पेमेंट को अपने मोबाइल के थ्रू ही किसी भी पर्सन को कर सकते हो। सेकेंड है डिजिटल वॉलेट्स ऐप। डिजिटल वॉलेट्स ऐप क्या होता है, ये भी सेम ऐसी है। डिजिटल वॉलेट स्टोर पेमेंट की इंफॉर्मेशन सिक्योरली एंड अलाउ यूजर टू मेक कॉन्टेक्टलेस पेमेंट यूजिंग नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट में एनएफसी बोला जाता है टेक्नोलॉजी। एग्जांपल इंक्लूडिंग एप्पल पे हो गया, गूगल पे हो गया, सैमसंग पे हो गया। ये भी मोबाइल ऐप की तरह, ये मोबाइल ऐप की तरह ही है। ठीक है, इनको भी हम अपने मोबाइल फोन वगैरह में रखते हैं और ये भी डिजिटल पेमेंट के एक ऑप्शन है। इसके थ्रू भी हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इनका खुद का भी एक वॉलेट होता है, इनका खुद का भी क्या होता है, वॉलेट होता है, और आप इनको बैंक अकाउंट से भी लिंक कर सकते हो। ये भी है, इनका खुद का वॉलेट होता है, जो अमाउंट होगी उसी से आप पे कर पाओगे। इनका खुद का वॉलेट भी होता है और ये बैंक अकाउंट से भी लिंक होते हैं। ठीक है, तो जो इनके वॉलेट से पैसे भी कर सकते हैं, और कई बार जब आप ये इनके वॉलेट में पैसा नहीं होता तो वो सीधा आपका किससे, बैंक से लिंक होता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन कट होती है वो डायरेक्ट किससे हो जाती है, वो डायरेक्ट ही बैंक अकाउंट से कट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है, एक वर्चुअल अमाउंट होता है, जैसे कि शेयर मार्केट बोल सकते हैं। वहां से हम कुछ शेयर को खरीदते हैं, जब उसके प्राइस बढ़ जाए तो हम उसको सेल कर सकते हैं। इस टाइप की करेंसी होती है कि हमने अभी स्टोर करके रखा हुआ है, बाद में हम इसको सेल कर देंगे। क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन, ये कुछ कॉइन होते हैं जिसे हमने अभी बाय कर लिया, जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो हम इस कॉइन को सेल कर देंगे। तो ये शेयर मार्केट की तरह ही कुछ कुछ होता है। ठीक है, and digital or virtual currency होती है that use cryptography for security and operate on the centralized network based on blockchain technology. They offer the advantage of borderless transaction and decentralized control, but can be volatile in value. हम इसको कंट्रोल करके रखते हैं, बाय करके रखते हैं, जब हमें लगेगा इन फ्यूचर में कि इसका प्राइस बढ़ रहा है तब हम इसको मार्केट में सेल कर देंगे, जिससे कि हमें डबल प्रॉफिट हो जाता है। हम खरीदते भी पैसे ही हैं और सेल भी पैसे ही करती है। ये जो चीज है ये नॉर्मल लोग यूज नहीं करते, ये जो बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है, एक सेविंग अमाउंट की तरह इसको सेव करके रखा जाता है, तो इनका ज्यादातर वो यूज करते हैं। मोस्टली क्रिप्टो करेंसी वगैरह का जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यूज करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है। ठीक है, ईएफटी अलाउज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक अकाउंट्स, ऑफन यूज्ड फॉर लार्ज ट्रांजैक्शन, पेरोल, डिपॉजिट्स एंड बिल पेमेंट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर क्या होता है, एक बैंक अकाउंट से पैसे को किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भेजना ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। मान लो मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े है, अब वो मुझे किसी दूसरे पर्सन को भेजने हैं, तो मैं उसको चेक के थ्रू बाहर नहीं निकलवाऊंगी, मैं क्या करूंगी, अपने ही बैंक अकाउंट से मैं उसके बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करा दूंगी। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। मेरे बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में जब पैसे जाते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, बैंक फंड ट्रांसफर। तो ये जितने भी पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, ये सारे के सारे पॉइंट्स ही क्या कहते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स ही हमें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी को दिखाते हैं कि आज के टाइम में इतनी सारी चीजें हैं जो हम पैसों के लिए मतलब विदाउट मनी के हम इनको यूज कर सकते हैं। अब हमें जरूरी नहीं है कि हम अपने पर्स में, अपने पॉकेट में पैसे को या कैश को भर कर चले और घूमे। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। क्या प्रॉब्लम होती है उसमें, ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं गिर गए, खो गए, किसी ने उसको चोरी कर लिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब हम कहाँ तक इनको ढूंढते फिरेंगे।
ठीक है, कहाँ तक हम इन चीजों को ढूंढते हुए फिरेंगे। किसी ने निकाल लिए पैसे तो भाई जिंदगी सी बर्बाद हो जाती है, अगर किसी ने पैसे चुरा लिए तो इन डिजिटल पेमेंट से हो गया पेमेंट, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पेमेंट से या मोबाइल ऐप से ये प्रॉफिट होता है कि आप मोबाइल को रख के जाओ, इतनी कैरी करने की प्रॉब्लम नहीं होती। मान लो अभी आपको किसी को 1 लाख की पेमेंट करनी है, अब आपको एक 1 लाख को सूटकेस में लेकर आप जा रहे हो, किसी भी पर्सन ने देख लिया तो चोरी का बहुत ज्यादा डर होता है, बड़ा बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर दो उसको पैसा, ठीक है, या आप मोबाइल के थ्रू उसको ट्रांसफर कर दो, या पेटीएम वगैरह ऐप हो गए, क्यूआर कोड हो गए, इसके थ्रू आप किसी को भी इजिली ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम है ना, कैरी करने की प्रॉब्लम, एक से दूसरी जगह तक जाने की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप डिजिटल पेमेंट कर दो, टेंशन फ्री, घर बैठे ही बैठे आपका जो अमाउंट है वो दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा, या अगर आपको लेना है तो दूसरे के अकाउंट से आपके अकाउंट में ये चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही इजी मेथड हो गया है उसको यूज करने का। सॉरी। तो ये आई होप आपको ये जितनी भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी थी या मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी थी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, देखिए नेक्स्ट क्या है, करेंसी। करेंसी क्या होती है? अभी तक हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ सारी चीजें के बारे में पढ़ा कि हम किन किन का यूज कर सकते हैं। अब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि करेंसी क्या है। देखिए, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है, पेपर नोट एंड कॉइन्स। करेंसी में हम पेपर नोट का यूज करते हैं, कॉइन्स का यूज करते हैं, पेपर नोट का कॉइन्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं। मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को हमने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमने मनी को ही क्यों एक्सेप्ट किया है, जो हम पेपर नोट देखते हैं, गांधी जी की फोटो छपी है, कुछ नंबरिंग वगैरह लिखी हुई है, अगर मैं सेम एज इट इज नकली बना के आपको दे दूं, या मैं एक कागज के प्लेन पेपर पे मैं 500 या 1000 रुपीज या 2000 रुपीज लिखकर आपको दूं, तो क्या आप उसको पैसा मानोगे? आप मानोगे कि हाँ ये पेपर है, या मैं कोई भी चीज अगर बाय करूं तो मुझे वो प्रोडक्ट मिलेगा? क्या करो मैडम, ऐसा तो नहीं होएगा, आप पेपर पे 1000 या 2000 लिख के दे दोगे और हम पैसे मान लेंगे। हम क्यों मांगे, हम तो नहीं मान रहे, क्योंकि पैसे जैसा नहीं दिख रहा। क्या सिर्फ दिखना ही इनफ होता? तो नकली जो नोट होते हैं, जो फेक होते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो बिल्कुल लुक लाइक बिल्कुल उसकी तरह होते हैं जो रियल करेंसी है, तो हम उसको ही हमने एक्सेप्ट क्यों किया है? फिर दूसरी कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में क्यों नहीं चलती? वो भी तो करेंसी है, ठीक है, उनके यहाँ की फोटो है बट फिर भी करेंसी तो करेंसी है, तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं चलती? तो हमने सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर चीजों को ही एज अ करेंसी क्यों एक्सेप्ट किया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने मनी को ही क्यों किया है? ऐसी क्या रीजन थी कि जो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ा? या मैं अगर आपको पेपर पे लिख कर दे दूं, आप उसको क्यों नहीं मान रहे हो? तो इसके लिए कुछ वैलिड चीजें हैं। देखो, किसी भी चीज के लिए ऑथराइज्ड होनी चाहिए चीजें, ठीक है, आप कहीं से भी एजुकेशन ले रहे हो, कोई भी उसको क्यों मानेगा? जब तक उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक उसको कोई भी नहीं मानता है। ऐसी जो हम नोट है, आप मेरे लिखे हुए पेपर नोट को इसलिए मनी नहीं मानोगे क्योंकि वो ऑथराइज्ड नहीं है, और हमारे लिए हमने इसको किसको ऑथराइज बनाया हुआ है? इसके लिए हमारा रिजर्व बैंक है। जब तक रिजर्व बैंक अगर उसी पेपर नोट पे अपने स्टैंप लगाकर बोल दे कि यही करेंसी है, तो सब लोग उसी को करेंसी मानने लग जाएंगे। बट जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको ऑथराइज नहीं करेगा, तब तक हम उसको करेंसी नहीं मानेंगे, तब तक हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ये काम किसको दिया है कि जो भी हम नकली नोट को क्यों नहीं मानते, ठीक है, दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथराइज्ड नहीं है। अगर वो भी रिजर्व बैंक इंडिया की तरफ से ऑथराइज्ड होता तो हम उसको भी क्या मान लेते, करेंसी मान लेते। इसलिए हमने उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि उसका काम क्या है, उसका काम है सिर्फ जो मनी है, जो करेंसी है, उसकी देखरेख करना, न्यू नोट्स को बनाना, ठीक है, उसका काम है। जिसपे वो स्टैंप लगा देगी या उसकी तरफ से जो ऑथराइज्ड होगा उसी को हम करेंसी, हम उसी को क्या मान लेंगे, हम उसी को करेंसी मान लेंगे। देखिए, मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने मनी को क्यों एक्सेप्ट किया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया है, हमारी गवर्नमेंट ने उस पर स्टैम्प लगाई है कि भाई यही नोट चलना है हमारी कंट्री के अंदर में। इन इंडिया, इंडिया में क्या है,
इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने इसके लिए किसको ऑथराइज किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसने ऑथराइज किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसके जो ये रिजर्व बैंक है किसके बिहाफ पे काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये काम करती है। इसलिए हम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके बिहाफ पे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है, इसीलिए हम इसी की चीजों को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये रिजर्व बैंक से ऑथराइज्ड है। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। और इसके साथ ही ये भी है कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी अदर इंडिविजुअल हो गया या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये अलाउड नहीं है कि वो नोट को प्रिंट कर सके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अगर कोई भी नोट को प्रिंट करता है तो वो क्या है? वो नकली नोट कहे जा सकते हैं या फिर हम उनको फेक बोल सकते हैं। तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट सिर्फ किसको किया जाएगा? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अलाउड किए गए हैं। ओके, ठीक है। तो करेंसी को हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको अलाउ किया है। नेक्स्ट देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये एक सेंट्रल बैंक है इंडिया की जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन है। पूरे सॉरी पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरी कंट्री में कॉमन है। पूरी कंट्री की सिर्फ एक ही बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको एक चीज मैं और ये बता दूं कि देखिए जो करेंसी है ना वो सेंट्रल के हाथों में ही क्यों है, वो स्टेट के हाथों में क्यों नहीं है? हर स्टेट को राइट होता है वो अपनी करेंसी को अपने अकॉर्डिंग लेकर चले। सेंट्रल के हाथों में क्यों है? सेंट्रल के हाथों में इसलिए है कि सेंट्रल एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आएगी। अगर हम स्टेट को डिवाइड कर दे तो हर स्टेट वाले अपने अकॉर्डिंग कर देना, उनके यहाँ पर जो है वो उसके फोटो लगाते, जैसे अभी क्या है महात्मा गांधी की फोटो लगती है नोटों पर। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्मिटी में है, पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही करेंसी चलती है, उसकी वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है अगर स्टेट को ये पावर दे दी जाती। इसीलिए इस पावर को स्टेट को ना देकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन काम करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करती है। ओके तो ये है इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही देखती है, जिसको हम दूसरी फॉर्म में बोल सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी नोट हैं जो हमें लगता है जो नोट खराब हो गए, गल गए, सड़ गए, वो कहाँ जाते हैं? वो दोबारा से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चले जाते हैं, वो उनका रीयूज करके दोबारा नोट बना दिए जाते हैं। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया supervise the activities of formal sector and keep the track of their activities. About there is no one supervise the functioning of informal sector. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसी ने क्या करा है? सुपरवाइज किया है एक्टिविटी जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं। देखो हमारे पास दो सेक्टर होते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर होता है, दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर होता है। फॉर्मल सेक्टर में आपके बैंक वगैरह आ जाते हैं, जो बैंक है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, ये सारी चीजें फॉर्मल सेक्टर में आ जाती है। इनफॉर्मल में आ जाता है ट्रेडर हो गए, बिजनेसमैन वगैरह हो गए, ये इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर को जो सुपरवाइज कौन करता है? बैंक के अंदर जो पैसा जमा होता है, ठीक है, उसको लिए कौन देख रहे हैं? उसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जितने भी वो है फॉर्मल सेक्टर, जितने भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, उनको कौन हैंडल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनके अंदर जो भी अमाउंट जाता है, जो अमाउंट बैंक के अंदर रहता है, उनको कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको ये अमाउंट फुलफिल कराता है फॉर्मल एंड कीप द ट्रैक ऑफ देयर एक्टिविटीज। और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके ऊपर आई भी रखता है, वो देखता है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, किस बैंक को कितना लोन देना है, ये काम भी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बैंक अकाउंट थोड़ा सा घाटे में चल रहा होता है, लॉस में चल रहा होता है, तो उस सिचुएशन में उन्हें लोन की जरूरत पड़ती है। अब बैंक अकाउंट को कौन लोन देगा? तो बैंक अकाउंट को जो लोन देने का काम होता है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। धीरे धीरे वो बैंक अकाउंट रिजर्व बैंक को अपना पैसा चुकाते रहते हैं। ठीक है, बट
बट देयर इज नो वन सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। बट ये जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, बिजनेसमैन हो गया, ट्रेडर्स वगैरह हो गए, इनको वो लोग नहीं देखते। बाकी इन दोनों टॉपिक को हम आगे वाले जो टॉपिक्स है उनमें बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर बेसिक बता रही हूँ। जो इनफॉर्मल है उनको देख रेख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता। रिजर्व बैंक ऑफ सिर्फ किसको देखता है? फॉर्मल सेक्टर को देखता है। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending and to whom, at what interest rate, etc. और periodically जो भी डिटेल्स होती हैं वो सबमिट की जाती है आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबमिट की जाती है कि कैसे उनका बैंक अकाउंट चल रहे हैं, उनको इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, जो बोरोवर आएंगे उनसे उधार पैसा लेने, उसको किस इंटरेस्ट रेट पर अमाउंट देनी है, हमारी बैंक कैसे चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, सारी चीजों की जो डिटेल है वो हर बैंक अकाउंट को किसको देनी पड़ती है? आरबीआई को देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई के सुपरविजन में ही वो सारे के सारे जो बैंक होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। इससे सारी चीजें कौन देख रेख करता है इनकी सबकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। ओके, तो आई होप आपको रिजर्व बैंक भी क्लियर हो गया होगा। तो रिजर्व बैंक किस तरीके से काम करता है, सारी डिटेल देता है। कभी बैंक को लोन की भी जरूरत पड़ गई तो आरबीआई ही उनको लोन भी देता है, और आरबीआई ही उनको ये बताता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट रख सकते हो। आपको क्या लगता है, जैसे डेली हम कुछ पैसा जमा करने जाते हैं और कुछ लोग वहां से पैसा निकालने आते हैं, ठीक है, पैसा जमा किया, कुछ लोग पैसे निकालने भी गए, तो इस तरीके से क्या बैंक भरा रहेगा या खाली हो जाएगा? कुछ लोगों को लगता होगा बैंक में तो बहुत पैसा भरा होता है, बट ऐसा नहीं है। बैंक भी अपने पास सिर्फ 15% अमाउंट ही रखता है, बाकी सारा का सारा रिजर्व बैंक चला जाता है। वो 15% अमाउंट भी सिर्फ इसलिए रखता है ताकि कुछ लोग तो देखो डिपॉजिट करने आते हैं, कुछ लोग विड्रॉ करने भी तो आते हैं। अब जिन लोगों ने डिपॉजिट किया है वही पैसा क्या होता है? विड्रॉ हो जाता है। तो इसलिए बैंक अकाउंट को हमेशा अपने पास 15% जो पैसे हैं वो उनको अपने बैंक्स में रखने पड़ते हैं। अगर वो नहीं रखेंगे तो विड्रॉ कहाँ से करेंगे? जिन लोगों ने डिपॉजिट किया है, साथ ही साथ देखो किसी की पेंशन का पैसा देना है, कोई पैसा विड्रॉ करने आना आ रहा है, ठीक है, किसी की ईएमआई कर रही है, किसी की डिजिटल पेमेंट हो रही है, तो काफी पैसा कट होता रहता है। तो इन सब चीजों के लिए उसको अपने पास कुछ अमाउंट में पैसा रखना ही पड़ता है हर बैंक वाले को। ओके, तो इसीलिए 15% अमाउंट उनको अपने पास में हर बैंक को रखना पड़ता है। देखिए नोट, अब नोट क्या होते हैं? पेपर नोट, अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉइन्स क्या होते हैं? अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों ही क्या है? जिनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया है। अगर हम कॉइन्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या कॉइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता? नहीं। देखो कई जगह आपने ये भी देखा होगा, जैसे छोटे छोटे 1 के सिक्के चल रहे हैं वो नहीं चलते हैं, लोग लेने से मना कर देते हैं। अगर कोई भी सेंट्रल बैंक की तरफ से ऑथराइज्ड है तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो उनको लेने से मना कर दे, चाहे वो 50 पैसे हो, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो, जो छोटे वाले होते हैं, कुछ लोग उनको नहीं लेते कि नकली है। नकली नहीं है, अगर कोई भी जो आरबीआई की तरफ से ऑथराइज्ड है करेंसी, कोई भी अगर उसको लेने से मना करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो कि इसने इस अमाउंट को लेने से मना किया है। तो अगर आरबीआई की तरफ से ऑथराइज्ड करेंसी को आप किसी भी पर्सन को देना चाहते हो, कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो और वो लेने से मना करता है तो उसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है। ओके, तो अगर आप लोगों से कभी कोई कहे ना कि ये नकली सिक्का है, ये अब नहीं चलता है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो कि जब ये मार्केट में है तो ये नकली कैसे हो गया, और ये आरबीआई की तरफ से है। कहाँ से निकली है? इसको आरबीआई ने ऑथराइज किया है, आरबीआई की तरफ से है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये नकली है? तो इसलिए उस बंदे पर क्या हो सकता है? उस पर्सन पर केस किया जा सकता है। ओके, देखिए मनी एज अ लीगल टेंडर, मनी एज अ लीगल टेंडर कैसे है? करेंसी, कॉइन एंड नोट इज अ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी रिफ्यूज टू पेमेंट फॉर ट्रांजेक्शन। हाँ देखिए क्या, करेंसी में कॉइन भी आते हैं और नोट भी आते हैं। ये लीगल टेंडर ऐसे है कि कोई भी पर्सन इनको रिफ्यूज नहीं कर सकता पेमेंट के लिए। अगर आप मान लो आपने 1000 का सामान लिया है और आप उसको पेमेंट कर रहे हो, आप उसको कॉइन्स में पेमेंट करना चाह रहे हो कि भाई मेरे पास तो कॉइन्स है, मैं कॉइन्स में ही 1000 की पेमेंट करूंगा। अब उसको 1000 में कॉइन्स की पेमेंट कर रहे हो तो वो क्या कहेगा? नहीं मैं नहीं ले रहा, बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर सकता, वो रिफ्यूज
नहीं कर सकता। क्यों रिफ्यूज नहीं कर सकता? भाई एक ऑथराइज, एटलीस्ट आप उसको पे तो कर रहे हो, अमाउंट तो दे रहे हो ना, जो आपके पास में वही तो दे रहे हो, तो इसे वो पर्सन रिफ्यूज नहीं कर सकता। हाँ वो अपनी प्रॉब्लम बता सकता है कि उसको काउंट करने में या किसी भी चीज से उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बट वो पेमेंट को लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता। इसीलिए एक लीगल टेंडर है। आपको नहीं देखा आपके जो नोट बिल्कुल फट जाते हैं, बिल्कुल गल जाते हैं, वो भी मार्केट में चल जाते हैं। आपने सुना होगा कि चाहे नोट कैसा भी हो, वो मार्केट में चलता ही चलता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? लीगल टेंडर बोला गया है। मनी एक ऐसा लीगल टेंडर है जिसकी सिचुएशन कोई भी हो, एक नोट की सिचुएशन कैसी भी हो, बट वो मार्केट में चलेगा ही चलेगा। ओके, एवरीबडी इज बॉर्न to accept it in exchange for goods and services and in discharge of debts। ठीक है, देखो एवरीबडी क्या है, बॉर्न टू एक्सेप्ट इट, हर पर्सन को इसको एक्सेप्ट करना ही करता है, करना ही करना होता है। किसमें? एक्सचेंज फॉर गुड्स के बदले में, सर्विस के बदले में, एंड डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट्स। डेब्ट्स क्या होता है? कर्जा। जो आपके ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर मान लो किसी चीज का कर्जा है, ठीक है, अब मैं उसको पे कर रही हूँ, तो मैं चाहे उसको कैसे भी पे करूं, उस सामने वाले पर्सन को उसको लेना ही पड़ेगा। वो मना नहीं कर सकता कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। हाँ कुछ लोग पुअर होते हैं, जैसे अभी भी आगे बहुत सारी स्टोरीज आएंगी, कुछ लोग पुअर होते हैं जो बेचारे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पुअर होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पुअर है, वीक, एक वीकर पोर्शन है वो, इसलिए सामने वाला उनपे हैवी हो जाता है, वो उनपे प्रेशर बनाकर रखता है। अगर वही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सन वो उसकी कंप्लेन कर दे जाकर उसके अगेंस्ट में, तो उसको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बट हमें गुड्स और सर्विस के बदले अगर वो पे कर रहा है तो हम मनी तो उस पर्सन को लेनी पड़ेगी, वो उस चीज के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता। नन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, कोई भी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज नन एक्सेप्टेशन इज एन ऑफेंस। इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ड्यूली ऑथराइज सेंट्रल बैंक। ये ड्यूली ऑथराइज होता है आरबीआई की तरफ से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ड्यूली ऑथराइज है। तो उसके लिए नेगोशिएशन या नेगेटिव नाम का कोई वर्ड है ही नहीं कि आप इसको किसी भी कंडीशन में रिफ्यूज कर सको। इसलिए क्या बोला गया है? इसलिए मनी को एक लीगल टेंडर बोला गया, चाहे उसकी सिचुएशन कैसी भी हो, पर आप उसको लेने से मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डिपॉजिट। अब देखिए डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट क्या होता है? देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, जो अमाउंट हम बैंक में जाकर जमा करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? डिपॉजिट बोला जाता है। मान लो एक पर्सन है, ये पर्सन है, ये गया बैंक में पैसा जमा कराने कि भाई मेरे पास 1000 रुपए है, आप इसको अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लो, मेरे सेविंग अकाउंट में जमा कर लो। अब उन्होंने उसके जो 1000 रुपीज थे वो बैंक में डिपॉजिट कर लिए, उसको जमा कर लिए। तभी एक दूसरा पर्सन आया, अब दूसरा पर्सन आया, वो कह रहा मुझे 1000 की नीड है, मैंने एक महीने पहले डिपॉजिट कराए थे, अब मुझे नीड है, अब मुझे वो पैसे विड्रॉ करने हैं। तो क्या बैंक अकाउंट मना करेगा? नहीं। जो 1000 रुपीज उसने डिपॉजिट किए थे वो उसी 1000 रुपीज को क्या कर देगा? उसको रिटर्न कर देगा कि भाई ये लो आपके 1000 रुपीज, ने उसको विड्रॉ कर दिया और उसके 1000 रुपीज जमा हो गए। देखिए आप अपने बैंक अकाउंट में जब पैसा जमा करने जाते हो या डिपॉजिट करने जाते हो तो आपको क्या प्रॉफिट होता है? उस पे आपको प्रॉफिट ये होता है कि आपको कुछ परसेंट का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आप ये कहोगे कि इसमें बैंक का क्या प्रॉफिट है? सॉरी, बैंक का क्या प्रॉफिट है? जब भी हम बैंक अकाउंट में, देखो आप जैसे हजारों लोग डेली बैंक अकाउंट में कुछ मनी जो है उसको डिपॉजिट करवाते होंगे, जब वो उनपे रखते हैं ना, हमने डिपॉजिट करवा दिया पैसा, हम तो घर आ गए, हमें कुछ परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है, सिर्फ लिटिल बिट इंटरेस्ट मिलता है। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेते हैं, पैसे को क्रेडिट लेते हैं। जैसे अभी हमने क्रेडिट कार्ड वाला पढ़ा था ना, उसमें क्या था, उसने 50,000 को क्रेडिट पे लिया, लोन पे लिया, अब उसको 40 डेज के अंदर उसको पे करना है। आपको क्या लगता है उसको 40 डेज के अंदर पे करना है? तो ऐसे ही कुछ लोग लोन भी ले लेते हैं बैंक से, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो थोड़ा सा हाई होता है, हमारे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे थोड़ा सा हाई होता है। और जो वो पैसा उन्हें रिटर्न में मिलता है ना, जो बैंक लेती है वो उनसे इंटरेस्ट भी लेती है। अब मैं आपको पैसा दूंगी तो फ्री में थोड़ी दूंगी, कुछ इंटरेस्ट रेट पर दूंगी, ताकि अगर आप, मैंने आपको 1000 रुपीज दिए हैं, ठीक है, विड्रॉ वाले नहीं है ये लोन वाले हैं। अगर आपने मेरे से कुछ पैसा लोन पे लिया है तो मैं आपसे 1000 ही रिटर्न में नहीं लूंगी, मेरे को आपसे 1100 रिटर्न में लेने पड़ेंगे। तो जो 100 रुपीज थी, मान लो वो उस पे आपका क्या लग गया, वो आपका उस पे इंटरेस्ट रेट लग गया, तो 1100 हो गए, या फिर उसके एक्स्ट्रा भी वो हो सकता है, 1200 भी हो सकते हैं। तो इस टाइप से
जो बैंक का ये अर्निंग होती है, बैंक की जो पैसा वो लोन पे देता है ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगा देता है, उस इंटरेस्ट रेट से बैंक अपनी अर्निंग करता है। यहाँ पर बैंक की खुद की अर्निंग हो जाती है। बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर। डिपॉजिट क्या है, मैंने पैसे जाकर जमा करा दिया, अब मुझे 1 महीने बाद नीड हुई तो मैंने जाकर अपने उस 1000 रुपीज को वापस निकाल लिया, और जो मुझे 1 महीने के अंदर 1 या 2%, 10 या 20 रुपए मिले, वो मेरा इंटरेस्ट रेट था जो मैंने अमाउंट उसमें जमा कराया था, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। और ऐसे ही बैंक का भी प्रॉफिट होता है। बैंक उनसे प्रॉफिट कमाती है जो बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या, बैंक डिपॉजिट, अ फॉर्म ऑफ मनी इन विच अ पर्सन keeps their money in the bank for safety and as a form of saving। हम बैंक अकाउंट में अपना पैसा क्यों डिपॉजिट कराते हैं? डिपॉजिट का मीनिंग आपको समझ आ गया? जब आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में जमा कराने जाते हो तो उसी को क्या बोला जाता है? डिपॉजिट बोला जाता है, कि हम कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में उस पैसे को निकाल सके। तो बैंक डिपॉजिट में क्या है, हम अपनी सेफ्टी के लिए घर में रखेंगे, सेफ नहीं है, मान लो चोर आ गए, चोरी करके लेके खत्म सारा पैसा। सेविंग के लिए, ठीक है, फ्यूचर सेविंग के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करेंगे जो फ्यूचर में हमें काम आएगी। सेफ्टी के लिए, सेविंग के लिए, और जो उसपे थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है हम उसके लिए एटलीस्ट बढ़ के ही तो मिल रहा है, इसलिए हम अपने अमाउंट को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं, जमा कराते हैं, जिससे कि हमारा जो पैसा है, जो हमारा मनी है, वो बैंक अकाउंट में सेफ रहे। ओके, और जब भी हमें नीड होगी तो हम बैंक अकाउंट से अपने पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, और इन केस कभी हमें लोन की जरूरत पड़ती है तो भी हम वहां से लोन ले सकते हैं। ओके अब देखिए चेक, अब मान लो मैंने कुछ पैसे उसमें डिपॉजिट करा दिए, अब डिपॉजिट करा दिए, अब मुझे विड्रॉ कराने हैं, तो विड्रॉ कराने के लिए क्या करना पड़ता है, वो मान लो मैंने पैसे डिपॉजिट करा दिए मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज है, अब 10,000 जो रुपीज है उसको क्या करना है, मुझे किसी दूसरे पर्सन को देना है। देखो मॉडर्न फॉर्म ऑफ में तो काफी चीजें, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हूँ डायरेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकती हूँ, बट एक चीज और होती है, चेक। चेक क्या होता है, अ पीस ऑफ पेपर, ये एक पेपर का पीस होता है जिस टाइप से आप देख रहे हो, दैट इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू ट्रांसफर अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन अमाउंट टू द पर्सन नेम ऑन द चेक। हम किसी भी पर्सन को, एक पेपर होता है, उस पेपर में बैंक के कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उसको हम सबको फॉलो करने के बाद हम उस पर अपने सिग्नेचर करते हैं, और जितना अमाउंट हमें सामने वाले पर्सन को देना है हम उस पर्सन को वो अमाउंट फिल करके हम उस चेक उस पर्सन के नाम पर दे देते हैं, जिससे कि वो पर्सन जाता है और बैंक अकाउंट में जब वो चेक को दिखाएगा तो हमारे अकाउंट से वो पैसा उसे मिल जाएगा जितना कि हमने इसमें फिल करके रखा हुआ है। अब देखिए चेक में क्या क्या होती है चीजें, देखिए पे, जिसको हमें देना है उसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है, मान लो प्रेम कुमार को देना है तो यहाँ पर प्रेम कुमार का नाम आ जाएगा। रुपीस, जितने रुपीस हमें देने हैं या वर्ड्स में हम लिखेंगे, ये ओनली लिखना जरूरी होता है। ओके, 57,000 ओनली, 57,000 रुपीस इसको देने, इसने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर इसको वर्ड्स में लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ ये इसमें लिखा जाएगा वर्ड्स में, और ये वाला जो साइन आप देख रहे हो ना, ये जो ये लगाया जाता है, ये लगाना जरूरी है। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखकर छोड़ दोगे, ठीक है, आपने ऐसे लिखकर छोड़ दिया, तो अब सामने वाला पर्सन क्या करेगा, इसमें 2 जीरो और लगा देगा। कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इसलिए ये जो साइन होता है ना, ये लगाना जरूरी होता है। इसका मतलब ये है कि इसके आगे अब जीरो नहीं लग सकती। इसलिए कभी भी अगर आप किसी को दे रहे हो तो ये वाला साइन जरूर लगाना है। अगर आपने इसको खाली ऐसे लिख के छोड़ दिया ना, और आपने चेक काट कर दे दिया, वो घर जाएगा देखेगा तो भाई उसको तो पैसा चाहिए ना, फिर वो और सर्कल यहाँ पर लगा सकता है। तो ये 50,000 की जगह 57 लाख हो जाएंगे। ओके, तो इस चीज को फोकस करना है, ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, इस पे ये बैंक ब्रांच कोड होता है, ये चेक नंबर है, ये कोडिंग है, तो ये सारे आपके बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। इसी से पता चलता है कि ये किस पर्सन के बैंक अकाउंट का है और उस बैंक से जाकर वो पैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर भी होंगे, विदाउट आपके सिग्नेचर के ये पैसा नहीं निकाला जा सकता। और यहाँ पर डेट भी होती है कि इस डेट को ये चेक बनाया गया है। और मान लो एक चेक को बनाया, उसके बाद कुछ टाइम तक का पीरियड होता है, अगर उस टाइम पीरियड के बाद निकाला जाता है तो चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज है, मान लो आपने चेक तो काट दिया 57,000 का, और आपके बैंक अकाउंट में पैसे सिर्फ कितने थे,
10,000, तो उस केस में ये चेक जो है बाउंस, क्योंकि पैसे तो इतने अकाउंट में है ही नहीं आपके, तो उस केस में क्या होगा, ये जो चेक है ये चेक बाउंस हो जाएगा, और चेक बाउंस होने के बाद आपके ऊपर फाइन लग जाएगा कि आपने बैंक के साथ मतलब मजाक कर रहे हो या गेम खेल रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर क्या लग जाएगा, आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। ठीक है, कि आपने बैंक का टाइम बर्बाद किया, जब आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं था तो आपने चेक ही काट कर क्यों दिया था। तो इसलिए ये सारी वो डिटेल है जो हमें बैंक अकाउंट में फिल मिलती है, देखने को मिलती है। अब तो कई बार नाम भी लिखा हुआ ही आता है, सिग्नेचर करने होते हैं या अमाउंट फिल करना होता है, और बाकी मोस्ट ऑफ दी चीजें आज के टाइम में लिखी हुई ही आ रही है। तो ये चेक होता है जिसके थ्रू हम किसी भी पर्सन को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना उसे कैश दिए। हम एक पेपर में ही सिर्फ अमाउंट को फिल करेंगे और वो हम उसको दे देंगे, और वो क्या करेगा, हमारे बैंक अकाउंट से जाकर जो पैसे हैं उसके, वो उसको विड्रॉ कर लेगा। और इसमें ये भी ध्यान रखना कि हमारे बैंक अकाउंट में इतने, जितना हमने अमाउंट फिल किया है उतना अमाउंट हमारे बैंक में होना चाहिए। अगर वो अमाउंट हमारे बैंक में नहीं होता तो क्या हो जाएगा, हमारा जो चेक है वो बाउंस हो जाता है, और बाउंस होने के बाद हमारे ऊपर कुछ फाइन भी लगाया जा सकता है और हमें जेल भी हो सकती है कि आपने बैंक का टाइम बर्बाद किया, जब आपके अकाउंट में नहीं थे तो आपने क्यों उसको मतलब चेक काट कर दिया। ठीक है, तो आप पे कुछ सॉरी फाइन वगैरह भी लगाया जा सकता है, या आपको कुछ टाइम के लिए जेल भी हो सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया। ओके, नेक्स्ट देखो अदर नोट। अदर चीजें क्या होती हैं, अदर नोट एक्टिविटीज क्या है, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक से लोन एक्टिविटी, बैंक्स कीप अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज कैश टू पे द डिपॉजिट हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। जो बैंक होता है ना, बैंक अपने यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ही अमाउंट रखता है, वो सिर्फ उनके लिए रखता है जो उससे पैसा विड्रॉ करने आता है। ऐसा नहीं है जितना पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है वो सारा पैसा ही अपने अकाउंट में रखता है, नहीं, सारा का सारा पैसा वो अपने अकाउंट में नहीं रखता, वो कुछ ही अमाउंट में पैसा रखता है, बाकी सारा आरबीआई में जमा करा देता है। वो अपने यहाँ पर से 15% रखता है, बाकी सारा वो जमा करा देता है कहाँ पर, आरबीआई में। वो सिर्फ इसलिए थोड़ा सा अमाउंट अपने पास में रखता है ताकि कोई विड्रॉ के लिए आ जाए तो ऐसा ना हो कि बैंक में पैसा ही नहीं है, तो कुछ अमाउंट उनको अपने पास में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया के अंदर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है, ये बैंक अकाउंट वगैरह होते हैं जहां से हम लोन ले सकते हैं। लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर इंक्लूडेड दोज फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव हो गया, बैंक हो गया, ये दोनों ही फॉर्मल सेक्टर है जिनसे लोन लिया जा सकता है। हम लोन को बैंक से किस तरीके से ले सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है, हमारे एक्टिविटीज है। जो अदर एक्टिविटीज या अदर नोट हो गया, करेंसी हो गया, हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो बाकी हमारी ये दो एक्टिविटीज हो गई हैं, लोन एक्टिविटीज हो गया और सेकंड हो गया फॉर्मल सेक्टर, कि हम फॉर्मल सेक्टर से कैसे लोन ले सकते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगी लोन एक्टिविटी एंड फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। किसी को अगर कोई भी डाउट होता है इस पूरे टॉपिक में तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।